कौन सा क्लास है हमारा? छठवां। इतिहास में अपनी 6 क्लास है आज, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं खेड़ा, मोपला तथा बारदोली सत्याग्रह को, जो बैक टू बैक चंपारण सत्याग्रह के बाद परफॉर्म हो रहा था। क्लियर है? तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहला टॉपिक अपना खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा गुजरात में पड़ता है, और उस समय क्या दिक्कत हुई थी? 1917 में सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ जाने से सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ जाने से खेड़ा के जो किसान थे वो काफी परेशान हो गए, क्योंकि उस साल खेड़ा में अनाज हुआ ही नहीं, और खेड़ा में अनाज नहीं होने के कारण उनको अपना खाने का भी अनाज कम पड़ रहा था। लेकिन अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी कि टैक्स तो देना ही है, जो कृषि कर होता है। कैसा कर था? कृषि कर। कहने का मतलब ये है कि जमीन तुम्हारा है, ठीक है, बीज तुम बोते हो, अनाज तुम उगाते हो, उसमें मेहनत मजदूरी तुम करते हो, लेकिन फ्री में टैक्स कौन लेगा? अंग्रेज। तुम्हारे जमीन से मान के चलो मैं अंग्रेज हूं और आके कहूंगा कि मुझे इतना, जैसे तुम्हारे एक खेत में 50 केजी चावल हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि उसमें से 10 केजी किसका? मेरा। फ्री में, कोई मतलब नहीं, फ्री में 10 केजी मेरा है। इस प्रकार से उस समय टैक्स वसूला जाता था। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी कि जिस साल कुल उपज का 1/4 हिस्सा से भी कम अनाज होगा, उस साल हम टैक्स नहीं लेंगे। कहने का मतलब क्या है? कुल उपज मान लो हर एक साल 100 केजी हो रहा था। कितना केजी? लेकिन इस बार सूखा पड़ गया और 100 केजी का 1/4 कर दो, तो 100 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 केजी। मतलब अंग्रेजों का ये कहना था कि किसी साल अगर 25 किलो से कम अनाज हो जाता है, ये केवल एग्जाम्पल है बेटा, केजी बढ़ सकता है घट सकता है, तो अगर उनका ये कहना था कि मतलब जितना उपज पहले हो रहा था उसका 1/4 से कम अगर उपज हो, मतलब 25 किलो से कम उपज हो जाए, तो उस साल हम टैक्स नहीं लेंगे, ये तुम्हारे खाने पीने के लिए क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। लेकिन खेड़ा में क्या हुआ कि सूखा पड़ा और 1/4 से कम अनाज उपज हुआ, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों ने जो प्रॉमिस किया था कि हम 1/4 से कम होगा तो टैक्स नहीं लेंगे, तुम्हारे से उसमें अनाज की वसूली नहीं करेंगे, वो लोग अपनी बातों से मुकर गए। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अनाज कितना भी कम हुआ है लेकिन हम तो टैक्स लेंगे ही। इस कारण से जो भारतीय किसान थे वो क्या हो गए? नाराज हो गए कि हमें अपने खाने के लिए तो अनाज इस साल हुआ ही नहीं, अंग्रेजों को कैसे दिया जाए। यही कारण था कि जो किसान थे उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी को बुलाया जाता है, गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। गांधी जी ने सारे किसानों से प्रॉमिस करवाया कि कोई भी किसान चाहे कुछ भी हो जाए टैक्स नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा। बदले में अंग्रेजों ने क्या कहा? बदले में अंग्रेजों ने कहा कि जो भी किसान अगर टैक्स नहीं देता है उसकी जमीन हम अपने नाम पे करा लेंगे, मतलब उसकी जमीन हम ले लेंगे, प्लस उसकी जितनी भी संपत्ति होगी, घर द्वार जमीन जायदाद, सब का सब अंग्रेजों के नाम हो जाएगा। मतलब उसकी जमीन की नीलामी भी कर देंगे, दूसरों को बेच भी देंगे। इतना धमकी दी गई किसानों को। किसान गांधी जी की बात को लेकर अड़े रहे, गांधी जी की प्रॉमिस को लेकर अड़े रहे, वो बिल्कुल कर जो टैक्स देना था उसको देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तब क्या होता है? अंग्रेजों ने किसानों की जमीन हड़पना क्या कर दी? शुरू कर दी। कुछ दिनों तक चला, फिर गांधी और किसानों के बीच, गांधी और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ, और उस समझौते के बाद अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि चलो इस साल 1918 का टैक्स हम लोग क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। और इस प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन क्या रहा? सफल हो गया। क्लियर है? तो समझ में आ गया कि कैसे गुजरात का एक जिला है खेड़ा, और उसमें किस प्रकार से ये बातें होती हैं। तो इसको इरेज करके अब इसको लिखेंगे फटाक से। खेड़ा गुजरात का एक तालुका था, तालुका को जिला भी कहते हैं, जहां 1917 ईस्वी में, मैंने शायद बताते बताते सूखा कह दिया था क्या? सूखा पड़ जाने से, ऐसा बता दिया था क्या? सूखा पड़ने से क्षति नहीं हुई थी, अत्यधिक बारिश हो जाने से क्षति हो गई थी। ज्यादा बारिश होना भी फसलों को क्या कर देता है? नुकसान।
ज्यादा बारिश हो जाना भी फसलों को क्या कर देता है, नुकसान। तो वो सूखा नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन क्या है, सूखा के जगह पे क्या होना चाहिए, अत्यधिक बारिश के कारण उस साल फसल की क्या हो गई थी, नुकसान हो गई थी। 1917 ईस्वी में अत्यधिक वर्षा हो जाने के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गई। किसानों को स्वयं खाने हेतु अनाज कम पड़ने लगे। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजों की यह नीति थी कि जिस वर्ष 1/4, ऐसे लिखेंगे, जिस वर्ष कुल उपज का, अब इसको इरेज करके लिखते हैं, कुल उपज का 1/4 से भी कम, 1/4 इसको लिख सकते हैं, से भी कम उपज हो तो उस वर्ष किसानों से कर की वसूली, कर मतलब टैक्स, कर की वसूली नहीं की जाएगी। उपज कम होने के बावजूद भी अंग्रेज कर की वसूली करने को तैयार थे। अगला पॉइंट में लिखेंगे, किसानों ने इसका विरोध किया। तो अंग्रेज उनकी संपत्ति जब्त करने लगे। बाद में गांधी जी ने 22 जून 1918 को आंदोलन की शुरुआत की और कर को इस वर्ष हेतु माफ करवाया। ठीक है, कर को इस वर्ष हेतु माफ करवाया। खेड़ा के बाद हम बात करेंगे मोपला विद्रोह की। अगला टॉपिक है हमारा मोपला विद्रोह 1921। बुक में 1917 दिया है जो ठीक नहीं है, 1921 होगा इसका आंसर। मोपला कौन थे? मोपला जिस प्रकार से इस समय बांग्लादेश से भागे हुए शरणार्थी हैं रोहिंग्या मुसलमान, उसी प्रकार से उस समय अरब से आए हुए थे मोपला, जो भारत के एक केरल का तट है, ये वाला तट देखा है, यहां से यहां तक केरल है। ये क्या है? केरल। केरल में इस वाले तट को बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार
तट, कल देखा था ना मालाबार तट से के केलप्पन, तो यही है मालाबार तट। इसी मालाबार तट में वो लोग काफी अधिक संख्या में थे। कौन? मोपला। कौन थे? मोपला। मोपला एक जाति थी जो भारतीय नहीं थी, अरब से आए हुए थे। तो ये लोग यहाँ पे किसान के रूप में काम करते थे। और किसका किसान? नंबूदरी और नायर। नंबूदरी तथा नायर, ये लोग ना उच्च कास्ट के जमींदार थे। उच्च कास्ट कहने का मतलब कि ऊंची जाति के जमींदार थे नंबूदरी और नायर। इन जमींदारों के खेतों में काम करने वाले लोग क्या थे? मोपला। मोपला भी एक तरीके के किसान के रूप में यहाँ पे काम कर रहे थे। किसानों से भी टैक्स लिया जाता था। जो टैक्स लेने का काम यही नंबूदरी या नायर जमींदार लिया करते थे। अब जो बड़े लोग होते हैं उनको सरकार का भी समर्थन प्राप्त होता है कि नहीं? नहीं होता है। विधायक हो गए, एमपी हो गए, तो हमारे ऊपर सरकार के दया दृष्टि कम होगी, लेकिन विधायक और एमपी पे क्या होगी? ज्यादा होगी, उनकी पहुंच ज्यादा होती है। तो मोपलाओं के विरोध में अगर ये लोग कोई काम करते थे ना, तो इनका समर्थन उस समय अंग्रेजी सरकार क्या करती थी? करती थी। कोर्ट के फैसले या न्यायालय के फैसले भी इन्हीं के समर्थन में आते थे हमेशा। अब क्या हुआ कि ये लोग हमेशा लगान लेते थे मोपलाओं से। कौन? नंबूदरी या नायर जमींदार लगान लेते थे। धीरे 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 लगान का कर्ज इतना मोपलाओं पे बढ़ गया कि वो देने में असमर्थ हो गया। इसको देखते हुए नंबूदरी जो उच्च कास्ट के वहां पे जाति थी, उन लोगों ने मोपलाओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, मारना पीटना, ये सब जुल्म ढाना शुरू कर दिया, क्योंकि मोपला कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। यही कारण है कि मोपलाओं ने नंबूदरी या नायर के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की और इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की प्रयास किया। एक उस समय नेता थे मोपलाओं के अली मुसलियार। क्या नाम था? अली मुसलियार। इन्हीं को सारे मोपलाओं ने मिलकर नेता बना दिया कि तुम नेता बनो और हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाओ। अली मुसलियार नेता बने और मोपला विद्रोह शुरू हो गया। किसके खिलाफ? नंबूदरी या नायर जमींदारों के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेजी जो ब्रिटिश सरकार थी वो इस समय इनके सपोर्ट में थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया गया। 10,000, छोटी संख्या नहीं है, 1,000 केवल जलियांवाला बाग हत्याकांड मरे थे, यहाँ पे 10,000 लोगों को मार दिया गया। कौन मरे? मोपला। 10,000 मोपलाओं को गोली और लाठियों से पीट पीट के खत्म कर दिया गया। तो ये था मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था। क्लियर है? और इस प्रकार से अक्टूबर 1921 आते आते मोपला विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसको फिर से लिखते हैं अब हम लोग। मोपला अरब से आए हुए एक शरणार्थी थे जो केरल के मालाबार तट पर निवास करते थे। निवास करते थे और यहाँ नंबूदरी एवं नायर जो उच्च वर्ग के जमींदार थे। नंबूदरी एवं नायर उच्च वर्ग के जमींदार थे। उनके यहाँ खेती का काम करते थे। नंबूदरी तथा नायर के समर्थन में अंग्रेजी सेना तथा न्यायालय भी था। धीरे धीरे
मोपलाओं पर लगान बढ़ गया, या लिख सकते हैं लगान बढ़ता गया, जिसे मोपला, इरेज करके ऊपर लिखेंगे, जिसे मोपला देने में असमर्थ हो गया। जमींदारों के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई, फलस्वरूप मोपलाओं ने, किसके नेतृत्व में बेटा? अली मुस्लियार, अली इनाम याद रखेंगे, मुस्लियार के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत की। फलतः अंग्रेजी सेना ने मोपलाओं पर गोलियां चलवाई, जिसमें 10,000 से अधिक मोपला मारे गए एवं 50,000 से अधिक मोपलाओं को इधर 50,000 से अधिक मोपलाओं को गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर 1921 आते आते, 2 बार लिख दिए हैं, आते आते लिख लेना, आते आते यह विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे बारदोली सत्याग्रह को, इरेज कर दो इसको। अगला अपना टॉपिक है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली आंदोलन या सत्याग्रह 1928 1928। सूरत जिला का नाम सुना है? सूरत में एक जगह था बारदोली, यहाँ पे बारदोली भी गुजरात का पार्ट था। बारदोली में क्या हुआ? फिर से वही बात, लगान का मतलब समझता है? लगान ऐसी चीज होती है कि जो भी भूमि का उपज हो रहा है ना, उस उपज में से कुछ हिस्सा किसको देना है? अंग्रेजों को देना, उसी को लगान बोलते हैं। तो जब तक लगान चल रहा है, अचानक से बढ़ा दिया गया तो प्रॉब्लम आना क्या होती है? शुरू हो जाती है। यहाँ पे अचानक से लगान को इंक्रीज कर दिया गया, जिसके कारण बारदोली के किसान क्या हो गए? भड़क गए अंग्रेजों के खिलाफ। अब 1928 चल रहा है, 1928। अब यहाँ के भी किसानों ने सोचा कि अब फिर से क्या करना चाहिए? आंदोलन। एक चीज था क्या? आंदोलन। कोई भी दिक्कत है, आंदोलन। यहाँ के लोगों ने सोचा बारदोली में, कल ही कंपटीशन क्लास के भी बच्चों को मैंने बारदोली सत्याग्रह पढ़ाया है, हालांकि डिटेल में पढ़ाया है, तुम लोग को उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये बात गांधी जी के पास लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि चलिए बारदोली में ऐसी ऐसी घटना हो गई है और बारदोली में आप सत्याग्रह का क्या कीजिए? आह्वान कीजिए। गांधी जी ने सोचा कि सब काम हम ही करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। यही कारण है कि गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया किससे? वल्लभ भाई पटेल से। वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आप गुजरात क्षेत्र से आते हैं, जाइए वहां आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। उनके रिक्वेस्ट पे वल्लभ भाई पटेल कहाँ पहुंच जाते हैं? बारदोली। बारदोली में उन्होंने नेतृत्व करना शुरू कर दिया और यहाँ आंदोलन की शुरुआत कर दी गई।
उधर बंबई में क्या हो रहा है? बंबई में रेलवे में हड़ताल कर दिया गया। के.एम. मुंशी और लालजी नारंगा, इन दोनों लोगों ने विधान परिषद का दामन छोड़ दिया और धीरे धीरे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और अंततः क्या होता है, अंग्रेज जो एक्स्ट्रा लगान लगाए थे उसको वापस से कम कर देते हैं। इस प्रकार से यह आंदोलन क्या रहता है, सफल रहता है। इतना ज्यादा वहां की जनता खुश हो जाती है किससे, वल्लभ भाई पटेल से, कि वल्लभ भाई पटेल को एक नई उपाधि दी जाती है सरदार की। किसकी? सरदार की। किसकी उपाधि? सरदार की। आज आप वल्लभ भाई पटेल को इसी नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार 1928 के पहले इनकी उपाधि सरदार की नहीं थी। 1928 में बारदोली के सफल सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल की उपाधि कैसे बनी? सरदार की। तब से इनका नाम क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? इसको इरेज करके लिखेंगे। तो चलो बारदोली वाला लिख लेते हैं। फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत तालुका में, ऐसे लिखेंगे, गुजरात के इरेजर, गुजरात के सूरत में स्थित बारदोली तालुका में अंग्रेजों ने, हल्ला मत करो बेटा, किसानों के ऊपर लगान की वृद्धि कर दी। जिससे नाराज होकर किसान आंदोलन के लिए तैयार हो गए। अगला पॉइंट लिखेंगे, किसानों ने महात्मा गांधी से आंदोलन हेतु आग्रह किया। जिसमें गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को, एक लाइन छोड़ के इरेज करो, वल्लभ भाई पटेल को बारदोली में सत्याग्रह के नेतृत्व के लिए जाने का आग्रह किया। किसानों के समर्थन में बम्बई रेलवे में हड़ताल की गई। के.एम. मुंशी एवं लालजी नारंगी, के.एम. मुंशी एवं लालजी नारंगी ने इस आंदोलन के समर्थन में विधान परिषद को छोड़ दिया। विधान परिषद को छोड़ दिया। इधर
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा, जिससे खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने पटेल को, पटेल मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, सरदार की उपाधि। और इस प्रकार से बारदोली सत्याग्रह हो गया समाप्त। अब एक छोटा सा नोट में लिख लेंगे, किसान सभा का गठन। कहाँ कहाँ किसान सभा का गठन हुआ है और कब कब हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो नोट में लिख लेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट ये रहेगा, 1922 से 23 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। किसान सभा का गठन हुआ, किसान सभा का गठन। दूसरा लिखेंगे, 1929 में सोनपुर में, 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। किसान सभा का गठन हुआ। और लास्ट 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा ने पहला अधिवेशन कहाँ किया, तो लखनऊ में। कहाँ किया? लखनऊ में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अपना टॉपिक रहेगा अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। देखो इस समय कैसे 2020 में कोरोना का असर छा गया था पूरे जगह पे, जिसके कारण जगह जगह पे लॉकडाउन लगाया जाना शुरू हो गया था। लॉकडाउन से क्या हो रहा था कि जितने भी मजदूर बाहर में काम कर रहे थे वो सब अपने घर की तरफ क्या हो रहे थे, लौट रहे थे, जिसके कारण कई कंपनियों को इसका नुकसान भी झेलना पड़ा। ठीक उसी समय पीछे चलते हैं कुछ साल पहले, तो 1917 से लेकर 20 तक का जो सेशन था वो प्लेग नामक बीमारी से ग्रसित था। क्या था? प्लेग। प्लेग किससे फैलता है? चूहा से। चूहा से फैलने वाला एक रोग है क्या? प्लेग। तो प्लेग का उस समय काफ़ी प्रकोप था, खास तौर पे गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। उस समय जब प्लेग फैला तो तो क्या हुआ, सारे के सारे मजदूर अपने घर के तरफ चलना शुरू कर दिए। तभी वो जो मिल मालिक थे उनको लगा कि इनके चले जाने से हमारी कंपनी का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो इनको रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। उन लोगों ने क्या कहा कि आपको 50% अधिक बोनस दिया जाएगा आप अगर यहाँ पे रुक के काम करते हैं तो। मतलब कोई लेबर अगर 100 रुपया कमाता हो
तो उसे कितना रुपये दिया जाएगा? 150। कितना दिया जाएगा? 150। और अगर कोई 500 कमाता हो तो 750। कहने का मतलब है कि सीधे 50% इंक्रीमेंट देकर तुम्हें हम बोनस के रूप में सैलरी देंगे, तुम अगर मेरे पूरे काम को कर देता है तो। मजदूर बेचारे पैसों की लालच में आ गए और पूरी तरीक़ा से मिल मालिकों का काम निपटा दिए। जैसे ही मिल मालिकों का काम निपट गया, प्लेग का प्रकोप थोड़ा कम हो गया, तो मालिकों को पता था कि प्लेग अब हो गया है कम, तो कोई कहीं जाने वाला है नहीं, आखिर सभी काम करने कहाँ आ जाएंगे, फिर कंपनी में ही आ जाएंगे। इसीलिए मालिकों ने सीधे मना कर दिया कि हम बोनस नहीं देंगे, जितनी सैलरी तुम्हारी बनती है उतनी सैलरी लो और चुपचाप काम करो। अब इस बात पे गुस्सा आ गया भाई किसको? मजदूरों को, कि जब कोरोना जैसी प्लेग जैसी महामारी में हम लोग यहाँ रुक के काम किए और अब आप बोलिएगा कि हम एक भी बोनस नहीं देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। इसलिए हम मिल मालिकों के खिलाफ क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। और चूंकि ये अहमदाबाद में हो रहा था, गुजरात के एक जिला में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। किसके लिए लड़ रहे थे? बोनस पाने के लिए। किसके लिए? बोनस पाने के लिए। ये घटना है 1918 की। कब की? और 1917 में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी चंपारण को क्या कर चुके थे? चंपारण में सफल सत्याग्रह का आयोजन कर चुके थे गांधी जी। तो सारे मिल मजदूरों को गांधी जी से आस लगी थी कि गांधी जी यहाँ पे आएंगे और हमारा समर्थन देंगे। वाकई ऐसे ही हुआ। महात्मा गांधी पहुँचते हैं अहमदाबाद में और पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और 35%, कितना परसेंट? 35% की डिमांड मिल मालिकों के सामने रखते हैं कि कम से कम 35% बोनस तो किसको दिया जाए? जो मजदूर थे जिनको आपने देने का प्रॉमिस किया था उनको दिया जाए। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को लिखते हैं। उस समय मतलब 1917 से 18 के बीच, उस समय अहमदाबाद के क्षेत्र में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग फैला हुआ था जिस कारण से मजदूर घर जाने को तैयार थे। मिल मालिकों ने उन्हें बोनस का लालच देकर अपने काम को पूरा करवाया और बाद में बोनस देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जिसके बाद मजदूर मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करने लगे। मिटाते हैं, आगे लिखेंगे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व 1918 में किया तथा वो एंड का सिंबल है, तथा पहली बार भूख हड़ताल किया। अंततः मिल मालिकों ने 35% बोनस देने के लिए समझौता
किया और इस प्रकार यह आंदोलन क्या रहा, सफल रहा। अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना देख लेते हैं, नोट में लिखेंगे यहाँ पे 31 अक्टूबर 1920 को AITUC, अटक के नाम से इसको जानते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये इसलिए बनाया गया कि एक संगठन बना दिया गया मजदूरों का, कि मजदूरों के ऊपर कोई भी अत्याचार हो तो ये संगठन उसका आवाज उठाएगी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, जो क्या थी, मजदूरों का संगठन था, ऐसे लिख लेंगे, जो क्या था, मजदूरों का संगठन था। अब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। अपना नया हेडिंग है इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदी में बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1857 की क्रांति जब खत्म हो जाती है तो 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति में एक व्यापक विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को लगा कि इस प्रकार से अगर हमारे खिलाफ हिंसा या विद्रोह भड़कती रही तो आगे जाके ये बड़ा आंदोलन का मुद्दा उठ सकता है। इस कारण से कुछ ऐसे संगठनों का स्थापना करना पड़ेगा जो हमारे लिए भी काम कर सके और भारतीयों के लिए भी काम कर सके। इसको सोचते हुए अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। आप जानिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एक ब्रिटिशर्स था, एक यूनाइटेड किंगडम का व्यक्ति जिसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम, बोलो। पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। क्या नाम था? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। तो A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है? ताकि जितने भी भारतीय लोग हैं उनकी समस्याओं को कांग्रेस सुने और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद वो अंग्रेजों को बता पाए, ताकि अंग्रेज उनका दमन आराम से कर दें। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो मैं हूँ अंग्रेज, ठीक है, और ये प्रिंस जो बैठा हुआ है ये हो गया एक नेता तुम्हारे ग्रुप का। अब तुम लोग जब मान के चलो कि ये नेता नहीं है, तुम लोग अलग अलग हो, तो मेरे खिलाफ कोई भी बात होगा तो कोई आने को तैयार नहीं है, तो सीधे हिंसा भड़क जाएगी। और अगर प्रिंस को नेता बना दिए हैं तो सभी लोग आके किससे बोलेंगे? प्रिंस से, और प्रिंस मेरे पास आसानी से आके वो बात पहुंचा देगा। कुछ इसीलिए किसकी स्थापना की गई थी? कांग्रेस की। सारे लोग किससे बोलते थे? कांग्रेसियों से। कांग्रेसी किसको बताते थे? अंग्रेजों को। ये बॉन्डिंग बन गई थी किसके किसके बीच? यहाँ पे थे भारतीय, ठीक है, और यहाँ पे थे कांग्रेसी। कौन थे? कांग्रेसी। यहाँ पे क्या था? अंग्रेज। मतलब कोई भी भारतीयों को कोई बात कहना हो किससे कहेगा? कांग्रेसियों से। कोई भी समस्या किससे कहेंगे? कांग्रेसी किससे कहेंगे? फिर अंग्रेज भी किससे कहते थे? कांग्रेसियों से। फिर कांग्रेसी किसको कहते थे? भारतीयों को। मतलब मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? कांग्रेसी। अंग्रेजों से भारतीयों के बीच मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस की स्थापना बेटा सेफ्टी बल्ब के रूप में हुई है। एक ऐसा नल जिसको जब मन करे तब खोल के पानी निकाल लो, जब मन करे तब क्या कर दो? बंद कर दो। अंग्रेज उसी प्रकार से कांग्रेस का यूज करते थे। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ होती है और कौन लोग करते हैं। वैसे मैंने बता ही दिया, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। दूसरी बात, कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता था। कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता था, अलग अलग स्थानों पर होता था। अधिवेशन करने का क्या मतलब है? अधिवेशन का मतलब एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि मीटिंग होती थी जो अलग अलग स्थानों पे होती थी। कहाँ होती थी? स्टैंड अप। मनीष कुमार, मनीष क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, खड़े रहो थोड़ा देर। कांग्रेस की मीटिंग हर एक जगह कहाँ होती थी? अलग अलग स्थानों पे होती थी। कैमरा मूव करके तुमको दिखाएं क्या? घुमाएं कैमरा पीछे।
कहाँ होती थी? अलग अलग स्थानों पर होती थी। अलग अलग स्थानों पर क्यों होती थी? ताकि कांग्रेसी ये समझ पाए कि सभी भारतीयों का दुख दर्द या उनकी समस्या क्या है। सिट डाउन। समझ में आ गया? मान के चलो एक ही जगह पे होता तो उसी क्षेत्र के लोगों को खाली ये लोग समस्या सुन पाते। इसीलिए भारत के अनेक कोनों से इनकी अधिवेशन हुआ करते थे। अभी हम देखेंगे, हालांकि कांग्रेस इतना विस्तार रूप में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ अधिवेशन को जरूर हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है। तो इसको इरेज करके अब लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम, पूरा नाम हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस की स्थापना भारतीयों की समस्या को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय से किया गया। कहाँ से किया गया? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय से किया गया। अब इसमें हम लिखेंगे कि, अच्छा ये भी लिख लेते हैं, इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी को बनाया। W.C. बनर्जी का पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इरेज करके थोड़ा अधिवेशन को लिख लेंगे कांग्रेस के। अब लिखेंगे आगे, कांग्रेस की पहली अधिवेशन बम्बई में W.C. बनर्जी, क्या नाम था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लिख दे क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें कुल 72 सदस्य क्या थे? शामिल थे। याद है गांधी जी का जब पद यात्रा निकली थी साबरमती से दांडी के लिए, तो कितने लोग? 78। कितने लोग? यहाँ कितने लोग? याद कैसे रखेंगे? पहले 1885 आता है कि 1930? पहले 1885 आएगा कि 1930? पहले 1800 आएगा तब ना 1900। तो पहले है तो पहले 72 आएगा कि 78? इसलिए याद रखना 1885 में क्या गो 1930 में 78 गो, ठीक है, शामिल थे। आगे चलकर एनी बेसेंट एवं सरोजनी नायडू जैसी महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की और 1924 में
एकमात्र बार बेलगांव में महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस की क्या की, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस में आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि इतना ही इसको फिनिश करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ पार्टियों के बारे में, जिसमें मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, मुझे लगा था आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन है तो उसको पढ़ेंगे, और एक और है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, उसको अभी इसको इरेज करके देखेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1906 मुस्लिम लीग नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, क्या नाम है, मुस्लिम लीग। मतलब ये किसके लिए है, मुसलमानों के लिए। देखिए, लॉर्ड कर्जन एक वायसराय था, 1905 में उसने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन एक वायसराय था जो 1905 में क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन। बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था। बंगाल में आज का सुनिए क्या क्या था, आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पूरा का पूरा बांग्लादेश, ये सब मिलाकर एक क्षेत्र था, क्या, बंगाल। अंग्रेजों ने सोचा कि बंगाल को दो पार्ट में बांट देते हैं ताकि शासन करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अंग्रेजों ने दो पार्ट में बंगाल को बांटा, लेकिन बांटने के सापेक्ष में उन लोगों ने सांप्रदायिकता का सहारा ले लिया। इसका मतलब ये है कि बंगाल दो पार्ट में बटा तो जरूर, लेकिन एक पक्ष कहलाया हिंदू वाला बंगाल और दूसरा मुस्लिम वाला बंगाल। उस समय हिंदू और मुस्लिमों में बड़ी एकता थी। सभी ने मिलकर बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की और अंततः बंगाल विभाजन को 1911 जाते जाते रद्द करना पड़ा। फिर से बंगाल को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। लेकिन उसी समय 1912 में बिहार बंगाल से क्या हो गया, अलग हो गया, तो बिहार को अलग कर दिया गया। ये जो बिहार आज देख रहा है तुम लोग, इसके पहले इसमें उड़ीसा और झारखंड भी शामिल थे। इतने बड़े सेक्शन को अलग किया गया 1912 ईस्वी में। तो बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप अंग्रेजों का एक ही मानसिकता थी, क्या, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करना। क्योंकि उनको लगता था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक रहेंगे ना, तब तक हमारे खिलाफ आंदोलन क्या रहेगा, भड़कता रहेगा। अगर इन दोनों को अलग कर देंगे तब हम हिंदुओं को भड़काएंगे मुस्लिमों के खिलाफ और मुस्लिमों को भड़काएंगे हिंदुओं के खिलाफ। ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और हम यहाँ बैठ के मजे लेंगे। इसी कारण से इन लोगों ने बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम क्षेत्र में किया था। लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों समझदार थे उस समय, फिर से एक हो गए। लेकिन इतना से इनका मन नहीं भरा। उन लोगों ने एक नई, उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस, अभी हम लोगों को देखा ना 1885 में क्या काम कर रही थी कांग्रेस, तो सभी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस किसकी पार्टी है, हिंदुओं की। अब देखो कैसे अंग्रेज जो है मुसलमानों को भड़का रहे हैं। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है तो तुम भी अपना एक अलग पार्टी क्यों नहीं बना लेता है, मुसलमानों की पार्टी। बस यही इसी का रिजल्ट था, क्या, 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह ऐसे भी लिख सकते हैं, सलीम उल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां तथा एक और व्यक्ति थे आगा खां, क्या नाम था, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1906 ईस्वी में क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग पहले कांग्रेस के साथ मिलकर ही काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने इनको भड़काना शुरू किया और ये कांग्रेस से क्या होने लगे, अलग होने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के प्रथम प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे, जब मुस्लिम लीग बनी तो सबसे पहले विरोध करने वाले व्यक्ति थे कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि ये भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने की संस्था अंग्रेजों के द्वारा बनवाई जा रही है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेसियों से और भारतीयों से नाराज हो जाते हैं और वो भी मुस्लिम लीग में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के बाद कांग्रेसियों के खिलाफ मोहम्मद अली जिन्ना का बोलना शुरू हो जाता है। ऑक्सफोर्ड
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड नहीं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक छात्र पढ़ रहा था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पहली बार एक शब्द का उजागर किया और कहा कि भारत के इस हिस्से को काटकर एक नया देश बनना चाहिए, और वो हिस्सा था पाकिस्तान। क्या नाम था? पाकिस्तान। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, ये खालिस्तान का एरिया, और अस्तान से मतलब था उसका बलूचिस्तान से। इतने क्षेत्र को काटकर एक अलग देश बनाइए जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। क्या नाम होगा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द का जनक है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। जैसे ही पाकिस्तान शब्द आया, सबसे पहले इसका विरोध किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। जिन्ना का कहना था कि नहीं भाई, भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तभी मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने वाले व्यक्ति, ने पहली बार टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया। कहा 2 राष्ट्र होने चाहिए, 2 नेशंस, 2 राष्ट्र, एक पाकिस्तान और एक भारत। बाद में जाकर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पाकिस्तान के समर्थन में अपना पक्ष ले लिया, और बाद में ये भी कहने लगे कि पाकिस्तान का बंटवारा क्या होना चाहिए? होना ही चाहिए। और अंततः आप लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने ही, यही मुस्लिम लीग जो 1906 में बनती है, 1947 आते आते भारत से एक अलग हिस्सा करवा के क्या बनवा लेती है? पाकिस्तान, जो किसके लिए बनवाई गई थी? केवल और केवल मुसलमानों के लिए, केवल और केवल मुसलमानों के लिए। आज भारत में कुछ मुसलमान दिखते हैं, इसके पीछे का कारण कांग्रेसी हैं। कौन है? कांग्रेसी। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि सारे मुसलमान कहाँ चले जाएंगे? सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, और भारत में कौन रहेगा? केवल और केवल हिंदू। लेकिन कांग्रेसियों ने कहा बिल्कुल नहीं, इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितना हिंदुओं ने योगदान दिया है, उतना ही योगदान किसका है? मुसलमानों का भी है। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे मुसलमान भाइयों का भी रहना बनता है। इसीलिए भारत में मुसलमान हैं, नहीं तो सारे के सारे मुसलमान कहाँ पहुँच गए होते? पाकिस्तान। क्लियर है? इरेज करके 1906 के मुस्लिम लीग को लिखेंगे। लिखते हैं, अंग्रेजों की फूट डालो एवं शासन करो की नीति में मुस्लिम लीग का गठन शामिल था। 1906 में ढाका के नवाब, बेटा ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय बंगाल में ही पड़ता था। ढाका के नवाब क्या नाम था? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां। दोनों का नाम बोलो तो। सलीमुल्लाह और पूछेगा मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। पहले यह लीग कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य कर रही थी। बाद में उनसे अलग होकर एक नए राष्ट्र क्या पाकिस्तान की मांग करने लगी। पाकिस्तान की मांग करने लगी। मैं इसमें नोट में 2 बातें लिखूंगा, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे। नोट में कुछ बातें को लिख लेंगे मुस्लिम लीग से संबंधित। पहली बात की बेटा मैंने ये बताया था कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, मुस्लिम लीग का एक अन्य नाम
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग रखा गया। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे 1909 के, ये 1909 लिखे हैं बेटा, याद रखेंगे। 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया। 1909 में एक अधिनियम आया था जिसे मार्लो मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय मिंटो यहाँ का वायसराय था और भारत का सचिव था मार्ले। तो मार्ले और मिंटो ने मिलकर एक अधिनियम बनाया था जो कब लागू किया गया था? 1909 में। और इसीलिए इस अधिनियम को बोलते हैं मार्लो मिंटो सुधार या मार्लो मिंटो रिफॉर्म। और इसी अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो ये ऑल मुस्लिम लीग के बारे में था। अब हम स्वराज पार्टी को पढ़ेंगे, फिर अपना लास्ट टॉपिक रहेगा आरएसएस। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या? स्वराज पार्टी 1923। देखो, मुझे लग रहा था कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। कारण क्या था? कारण ये था कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और उस असहयोग आंदोलन में एक बात यह भी की गई थी कि कोई भी व्यक्ति विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो स्वराजियों का मानना था, जो इस पार्टी में लोग शामिल थे, उनका मानना था कि महात्मा गांधी ने कहा विधान परिषद में भाग मत लो, ठीक है, नहीं लिया तो कम से कम आंदोलन तो चलने देना चाहिए ना। आपने आंदोलन बंद कर दिया तो हम भी क्या करेंगे? अब हम विधान परिषद के चुनाव में भाग लेंगे। हम विधान परिषद के चुनाव में क्या करेंगे? भाग लेंगे। इसीलिए वो लोग कांग्रेस से क्या हो गए? अलग हो गए और एक नई पार्टी बना ली। क्या नाम दिया? स्वराज पार्टी। अभी तक स्वराज पार्टी के लोग कहाँ शामिल थे? कांग्रेस में। कहाँ शामिल थे? अभी बताया ना, कांग्रेस 1885, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तो स्वराज, जितना भी तुम लोग देखता है ना, जितने भी महापुरुषों का नाम देखता है वो सब के सब कांग्रेसी थे। सब के सब क्या थे? कांग्रेसी। लाला लाजपत राय से लेकर के महात्मा गांधी, ये सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जितने भी लोगों का तुम नाम सुनता है सब के सब क्या थे? कांग्रेसी। सब के सब क्या थे? कांग्रेसी। तो कांग्रेसी में से दो लोग बाहर निकलते हैं और कहते हैं हमारी नई पार्टी बनेगी। क्या नाम रहेगा? स्वराज पार्टी। तो वो दो लोग कौन थे? एक का नाम था मोतीलाल नेहरू और दूसरा का नाम था चित्तरंजन दास, जिसका नाम है CR। C का मतलब ची, R का मतलब रंजन, चित्तरंजन। ठीक है, चित्तरंजन दास। CR दास बेटा इतने छोटे आदमी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। CR दास कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इनके चेला जी थे, सोच लीजिए। तो CR दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का एक ही लक्ष्य था, क्या? विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना। क्या करना? विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना। 1923 में विधान परिषद का चुनाव हुआ और उसमें अच्छी खासी सीट मिली, लगभग 40 के ऊपर सीट मिली। किसको? स्वराज पार्टियों को। अच्छा, क्यों ये लोग चाहते थे विधान परिषद के अंदर जाना? क्यों विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे? क्योंकि हम लोगों ने पॉलिटी के अंदर पढ़ा है, राजनीति शास्त्र जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था ना कि कोई भी कानून का निर्माण कहाँ होता है? संसद के अंदर। कहाँ होता है? संसद के अंदर। और उस समय संसद के रूप में काम कर रहा था विधान परिषद। कहाँ, कौन काम कर रहा था? तो इन लोगों का मानना था कि कानून कहाँ बनता है? विधान परिषद में। कानून कहाँ बनता है? कानून बन जाने के बाद भारतीय उसका विरोध करते हैं कि ये कानून गलत, वो कानून गलत। तो क्यों ना हम विधान परिषद में चले जाएं, जहां कानून बन रहा है वहां देखें कि किस प्रकार का कानून बन रहा है और वहां उस कानून का क्या करें? विरोध करें। वहीं पे विरोध करें, कानून बनने ही ना दे। बनने के बाद विरोध करने से अच्छा है कानून बनने ही ना दे। इस कारण से ये लोग कहां शामिल होने के लिए तैयार थे? विधान परिषद में। बेटा 1923 में अब उसके बाद क्या होता है? बेटा ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। 1923 में ये चुनाव होता है और इस चुनाव में बहुत भारी बहुमत मिलती है। 40 से 101 सीट पर चुनाव हुआ था,
जिसमें 40 से अधिक, लगभग 43 के करीब इनका सीट था। तो सोचो कितना ज्यादा स्वराजियों ने सीट जीत लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तभी दुर्भाग्यवश 1925 ईस्वी में इसके एक व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु हो जाती है। ये जो गाड़ी था ना, ये मोटरसाइकिल के जैसा चल रहा था। एक चक्के चला रहे थे कौन, मोतीलाल नेहरू, और एक चक्का चला रहे थे CR दास। आप बताओ, गाड़ी का एक पहिया अगर टूट के निकल जाए तो कितना दूर तक अकेले चक्के पे मोटरसाइकिल खींची जाएगी, पॉसिबल है? यही कारण था कि चित्तरंजन दास मरे, धीरे 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 स्वराज पार्टी क्या होने लगी, समाप्त की ओर हो गई। क्लियर है? अब लिखेंगे इसको, इरेज कर दो। देखिए स्वराज पार्टी में हम लिख सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में विधान परिषद में या विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु एक नई पार्टी का गठन किया, जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसे स्वराज्य पार्टी कहते हैं। स्वराज्य का मतलब क्या है, अपना राज्य, स्वराज्य पार्टी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने एक समय कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कहने का मतलब यहां अपना राज करना मेरा जन्मे का अधिकार है, जब से पैदा हुए तबे से भारत में राज करना मेरा अधिकार है, और जब तक मैं इसे ना ले लूं तब तक चुप नहीं बैठूंगा। यही कहा था कौन, बाल गंगाधर तिलक। उनकी डायलॉग है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज पार्टी कहते हैं। 1923 में चुनाव हुए और 101 सीटों में से स्वराज पार्टी को 40 से अधिक सीटें प्राप्त हुई। विट्ठल भाई पटेल कहां से होंगे ये, जहां भी भाई बहन लग जाए सब गुजराती। विट्ठल भाई पटेल विधान परिषद के (1925 में ये चुने गए थे), विधान परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। सोचा ये लोग अभी चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं, चुनाव लड़ने के बाद सीधे क्या बन गए, अध्यक्ष तक बन गए। अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, सभी लोगों में थोड़ा सा ऊपर। सोचो अब सबकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, एक इंडियन, कौन, नाम क्या था, विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष बन गए। नीचे दिख रहा है क्या, दुर्भाग्यवश 1925 में ही CR दास की मृत्यु हो गई। मृत्यु सही लिखे हैं क्या, मृत्यु, हिंदी थोड़ा सा डल है। मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह पार्टी धीरे धीरे क्या हो गई बेटा, धीरे धीरे वापस से कांग्रेस में मिल गई, या इसको लिख सकते हैं धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब आज का अपना लास्ट टॉपिक है RSS। अब हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय को R से, स्वयंसेवक को S से और संघ को भी S से, RSS। बेटा RSS हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के एक अनुयायी थे जिनका नाम था
केशव बलराम हेडगवार, इन्होंने 1925 ईस्वी में कहाँ पे, नागपुर में किसकी स्थापना की, आरएसएस की स्थापना की। और आरएसएस में हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाया जाता था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और उसने नारा क्या दिया, वेदों की ओर लौटो। अब हम इसको लिख लेते हैं और उसको भी लिख लेते हैं, जो वेदों की ओर लौटो वाला नोट में लिख लेंगे, फिर इस चीज को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, इरेज कर दो। आरएसएस की स्थापना केवी हेडगवार ने 1925 में नागपुर में किया, जिनका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये थे, एक नोट में पॉइंट लिखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, हिंदुओं को आर्य माना जाता है, आर्य समाज की स्थापना की और बंबई में वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। जो नारा दिया गया था बेटा 1875 ईस्वी को, नारा कब दिया गया था, और आर्य समाज की भी स्थापना कब की गई थी, 1875 ईस्वी को। एक इसी में इरेज करके एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, गद्दार पार्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अपना एक लास्ट टॉपिक है, हालांकि बहुत बड़ा विस्तृत नहीं है, लेकिन गद्दार पार्टी बहुत विस्तृत थी, हमें बस छोटा सा पढ़ना है गद्दार पार्टी के बारे में। क्या नाम था, गद्दार पार्टी 1913। गद्दार पार्टी के बारे में समझा देंगे, ज़्यादा लिखवाएंगे बिल्कुल तुच्चा भर। गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल। कौन संस्थापक थे इसके, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। बेटा गद्दार पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो यूएसए में है, अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका में उस समय सोचिए, भारत के लोग जाके अमेरिका में रहे, वहाँ पे एक पार्टी की स्थापना की है जिसका क्या नाम दिया गया, गद्दार पार्टी। ये पंजाबी लोग थे और वहाँ पे जाके रह रहे थे। पंजाबियों ने वहाँ पे एक समूह बनाया, एक अपनी पार्टी बनाई जिसका क्या नाम दिया गया, गद्दार पार्टी। गद्दार पार्टी वहाँ से अंग्रेजों का विरोध करती थी। इसके संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल। गद्दार पार्टी के ही एक सदस्य ने जापान से एक जहाज को किराए पर लिया, जिस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। क्या नाम था, कामागाटा मारू। ये कामागाटा मारू एक जापानी जहाज का नाम है। इस जहाज पे लगभग 300 के लोग सवार होके, पहले ये लोग, इन लोगों का ये था कि पहले चलेंगे हम लोग कनाडा में। कहाँ जाएंगे, कनाडा रुकेंगे कुछ दिन, खाएं पिएंगे और वहाँ से और लोगों को लेकर तब चलेंगे कहाँ पे, भारत, और तब जाकर अंग्रेजों पे क्या करेंगे, अटैक। तभी अंग्रेजों को भनक लग गई कि 300 के करीब कामागाटा मारू जहाज पे कुछ लोग कनाडा की ओर आ रहे हैं। अंग्रेजों का उस समय कनाडा के ऊपर भी शासन था। अंग्रेज बहुत जगह शासन करते थे, अमेरिका पर भी अंग्रेजों का शासन था। सोच लो, इतना पावरफुल अमेरिका है, उस पर भी कौन शासन किया है, अंग्रेज। क्योंकि अमेरिकन ब्लैक थे, जितने भी गोरे गोरे अमेरिकन दिखते हैं वो सब क्या है, अंग्रेजी हैं। तो कामागाटा मारू जहाज से जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं वैंकूवर के पास, वहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने इनको एकदम किनारे जहाज लगाने से मना कर दिया। बोला कि सारा का सारा जहाज अभी के अभी लेके चलो बंगाल की खाड़ी में। मजबूरन इन लोगों को अपना जहाज मोड़ना पड़ा भारत की ओर, और वहाँ से ये लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ चल देते हैं।
और पहले से ही, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही बंगाल में भारतीयों सैनिकों को ये आग्रह कर दिया था, आग्रह नहीं सॉरी आगाह कर दिया था कि कामागाटा मारू जहाज पे 300 लोग जा रहे हैं, जैसे ही वहाँ उतरे सबको अरेस्ट कर लो। ये लोग जैसे ही बंगाल, पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता नामक बंदरगाह के पास उतरे, सभी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस इनके ऊपर टूट गई। झड़पें हुई जिसमें 22 से 23 लोग मर भी गए और अधिकांश लोगों को पकड़ के जेल में ठूस दिया गया। तो गद्दर पार्टी का आंदोलन शुरू होने से पहले ही क्या हो गया, खत्म हो गया। देखा, इन लोगों का प्लान फेल हो गया। नहीं तो प्लान तो बढ़िया था कि 350 लोगों को लेके एक साथ अटैक करना था। तो ये प्लान क्या हो गया, आपके सिलेबस में एक ही टॉपिक है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। तो मैं यहाँ पे इसको लिखवाऊंगा नहीं, बस इससे समझ जाइएगा कि गदर पार्टी के संस्थापक, यहाँ हो तो गया ना, एक लास्ट में गदर पार्टी हेडिंग डाल के लिखना, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में सैन फ्रांसिस्को जो पड़ता है यूएसए में, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना की। कब की, 1913 में। तो आज हमारा इतिहास में ये अंतिम पड़ाव था। हमने इतिहास को 6 सीरीज में कंप्लीट किया है। कितने सीरीज में? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इतिहास अच्छी लगी होगी और आगे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।